दोस्तों आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की। जीटीएल इंफ्रा के स्टॉक ने पिछले कई दिनों से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। न यहाँ पे तेजी बन पा रही है, न गिरावट हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि स्टॉक में क्या किया जाए। तो यहाँ पे जीटीएल को अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में अगर हम बात करें बाजार की, तो आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन बाजार में कुछ मामूली सी हमने गिरावट देखी। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,539 के स्तर पर करीब 0.019% की मामूली सी गिरावट थी। गिरावट खाली कहने मात्र के लिए थी, लेकिन इसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो सारे के सारे बाजार में हमने गिरावट देखी है। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो 31,318 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.07% की हमने गिरावट देखी। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,924 के स्तर पर 1.07% की वहाँ पर भी गिरावट थी। नेस्डैक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11,630 के स्तर पर 1.31% की गिरावट। रजेल 2000 इंडेक्स की अगर बात करें तो 1,809 के स्तर पर 0.72% की गिरावट। तो आप देख सकते हो कि सारे इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1% से लेके 1.5% की गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब मंडे को हो सकता है कि हमारे बाजार भी हमें दबाव के साथ खुलते हुए दिखाई दे। वैसे एक अच्छी बात बाजार के लिए यह है कि फिलहाल एफआई ने जो अपनी बिकवाली थी उसको रोक दिया है, और हमने फ्राइडे को देखा कि उनकी जो बिकवाली मात्र 8 करोड़ की थी, बहुत ही कम अमाउंट, जिससे लग रहा है कि एफआई बाजार में फिर से खरीदारी शुरू करेंगे। यहाँ पे बाजार के लिए एक और अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। हमारा इंडिया इंग्लैंड को पीछे छोड़ के विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन गई है। ये बहुत ही बड़ी बात है, और इस इकोनॉमिक जो ग्रोथ हमारी हुई है ये काफ़ी अच्छी और काबिल तारीफ है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय इंडिया के बाजार में इन्वेस्टमेंट और आएगा। वैसे अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस किया है, एशिया के 9 बाजार में जो एफआई ने इन्वेस्टमेंट किया उसका 76% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडिया के मार्केट में किया। यानी उनको इंडिया के मार्केट में पूरा भरोसा है, और इसीलिए आने वाले समय इन्वेस्टमेंट हमारे बाजार में और आएगा और बाजार एक तरफा दौड़ सकता है। तो ऐसे में क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 1.30 पर रही, जहाँ पे हमने कोई अपडाउन नहीं देखी। यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी वही क्लोजिंग थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक पिछले कई समय से आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि 29 अक्टूबर 2021 को इसकी प्राइस 1.40 की थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 29 मार्च को फिर से वही 1.40 की प्राइस। इसके अलावा अगर आप देखें तो 11 अगस्त को 1.30 की प्राइस। यानी आप देख सकते हो कि पिछले कई समय से, चाहे 6 महीने के हिसाब से देख लो, 1 साल के हिसाब से या 1 मंथ के हिसाब से, प्राइस आपको वहीं पर दिखाई देगी। इसमें कोई भी बड़ा अपडाउन देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये सिर्फ बेनिफिट उन्हीं को है जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक के अंदर काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त मोटा माल कमाया है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस बहुत कम है। ऐसे में लोग यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 1 लाख 2 लाख शेयर की लेते हैं, और ऐसे में अगर 10 से 15 पैसा का भी उनको जंप देखने को मिलता है तो उनकी जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 2-3 दिन का इन्वेस्टमेंट उनको 30-40 हज़ार कमा के दे देता है, और इसीलिए स्टॉक उसी के काम का है। बाकी लॉन्ग टर्म नजरिए वाले के स्टॉक कुछ काम का नहीं है। वाकई में इस स्टॉक में से आपका अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का, तो फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसा नहीं है। एक तरह से प्योरली ये रिस्की स्टॉक है, और एक ऑपरेटर के हाथ का ये गेम है, और इसीलिए आने वाले समय हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डूब भी जाए, या हो सकता है कि ऑपरेटर एक तरफा इसको दौड़ा के ऊपर भी लेके जाए। तो कुल मिला के 50-50 का रुझान है यहाँ पे बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम था। अब आप देख सकते हो छोटा सा स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है, उसके बाद भी वॉल्यूम कितना भारी होता है। ये वॉल्यूम इसीलिए हो रहा है क्योंकि ऑपरेटर यहाँ पे खेल खेलते हैं। यहाँ पर बीएसएनएल की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीएसएनएल अपने टेलीकॉम टावर के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं। यानी ये जो टेक्नोलॉजी होगी ये एक ही लेटेस्ट सर्विस देगी, और बहुत ही फास्ट और अच्छी सर्विस मिल सकती है। यानी टावर के अंदर भी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है, और इस टावर की जो टेक्नोलॉजी है इसके दम पे आने वाले समय में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है टावर के सेक्टर में भी। और इसीलिए बीएसएनएल अपने पुराने टावर आपको पता है वो बेचने जा रहे हैं, और इसके अलावा अब नए टेंडर निकाल रहे हैं जिसके माध्यम से नए टावर लगाए जाएंगे, नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार 5G के लिए कोशिश की जा रही है, 4G अब बीएसएनएल शुरू करने जा रहा है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके पास जो टावर की टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल लेटेस्ट हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क है, विहान नेटवर्क्स, इसके अलावा HFCL लिमिटेड, STL, इसके अलावा कोरल टेलीकॉम्स, और कुछ स्टार्टअप्स भी नए हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं फिलहाल। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चिप स्प्रिट टेक्नोलॉजीज़, गैलोरे नेटवर्क्स, इसके अलावा कैंस्टल लेखा वायरलेस, यहाँ पे नीरल नेटवर्क्स, इसके अलावा सिग्नल चिप इनोवेशन,
ये कुछ कंपनियां हैं जो नए स्टार्टअप्स भी है जो ये सर्विस अभी समय नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो इसका फ़ायदा BSNL उठाना चाहता है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस समय नई टावर के लिए टेक्नोलॉजी आ रही है और इस समय इस मामले में पीछे रह रहा है GTL इंफ्रा। इस वजह से अगर समय के साथ में अपने आप को उसने अपडेट नहीं किया तो वो बाहर निकल जाएगा मार्केट से। फिलहाल तो उनके पास काफ़ी अच्छा टावर का नेटवर्क है, लेकिन वो अभी आउटडेटेड हो चुके हैं। काफ़ी टावर है जो पिछले दिन हमने डिस्कस भी किए थे, उनके टावर गायब भी हो चुके हैं, यानी स्क्रैप में उनको तोड़ दिया गया है। अब वो क्या मैटर है वो तो समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ है, क्या उनके जो है लैंडलॉर्ड्स ने उन टावर को हटाया रेंट की वजह से। लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय के साथ अपडेट होना होगा GTL को, वरना फिर GTL पीछे रह जाएगा। तो कुल मिला के इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हो रिस्क के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हो कि इस स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है पिछले 5 साल के हिसाब से, क्योंकि 5 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 80% रिटर्न निगेटिव है। 3 ईयर के हिसाब से जरूर 136% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से वापस 21% का गिरावट देखने को मिल रही है। 3 मंथ के हिसाब से 7% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से भी 7% डाउन है और 1 डे के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है। कुल मिला के इस स्टॉक ने लोगों को कोई अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग मात्र 3.33% की है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। इसका मतलब प्रमोटर बिल्कुल यहाँ से गायब है, यहाँ पे प्रमोटर की बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनके जो शेयर है वो भी 100% गिरवी रखे हुए। इसका मतलब प्रमोटर की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। इसके अलावा अगर FI की बात करें तो 1.90% की होल्डिंग उनकी दिसंबर में थी, मार्च में वो घट के 1.38% तक आ गई और जून क्वार्टर आते आते FI की होल्डिंग आप देख सकते हो कि 0.12% तक आ गई है। तो धीरे धीरे FI यहाँ से बिल्कुल गायब हो चुके, जो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। बात अगर DI की करें तो 51.72% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में वो घट के 49.94% तक आ गई और जून क्वार्टर आते थे ये होल्डिंग 46.34% तक आ गई। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस भी लगातार इसमें से होल्डिंग अपनी कम कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है DI के अंदर, जो बैंकों ने अपना कर्ज दे के रखा उसके बदले में इक्विटी ली हुई है और इसीलिए वो यहाँ पे आपको निवेश दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये सारी की सारी होल्डिंग बैंकों की है जिन्होंने इनको कर्ज दे के रखा हुआ है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो दिसंबर में उनकी 43.05% की होल्डिंग थी, जो मार्च में बढ़ के 45.35% तक आ गई और जून क्वार्टर आते थे उनकी होल्डिंग 50.21% तक आ गई। तो लगातार जो होल्डिंग बढ़ रही है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की है, यानी यहाँ पे जो निवेश हो रहा है वो सिर्फ जनरल पब्लिक का हो रहा है, बाकी यहाँ से बड़े फंड हाउस और FI यहाँ से निकल रहे। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक वाकई में रिस्की है और बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो इन्वेस्टमेंट आपको ये सोच के ही करना है। यहाँ पे कंपनी की और कमजोरी देखें तो कंपनी का जो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसके अलावा कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो -8.52% है पिछले 5 साल से। इसके अलावा जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 3.33% पे काफ़ी समय से। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज 1488 करोड़ रुपीज़ पर है। इसके अलावा कंपनी के 100% शेयर गिरवी रखे हुए प्रमोटर के। तो ये सारी बातें हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा कमजोर कर देती है और ऐसे में आपको इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिस्क के तौर पर कर सकते हैं, एक लॉटरी का टिकट समझ के ही इसमें दाव लगाए, हो सकता है कि आपका टिकट लग जाए, वरना बिल्कुल ये रिस्की स्टॉक है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट किसी सुरक्षित अच्छे स्टॉक में लगा देना चाहिए, जिससे आने वाले समय आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.28 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.27 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 1.23 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 1.37 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 1.38 तक जा सकता है। समझ गए होंगे कि स्टॉक में बड़ी तेजी की फिलहाल संभावना नहीं दिख रही है, स्टॉक एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट से दूर रहे और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित किसी अच्छे स्टॉक में लगाएं, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सके। सबसे बड़ी बात यह कि स्टॉक काफी ज्यादा वीक है और आने वाले समय में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपके डूबने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।